Hello everyone, my dear friend, most welcome my SR coaching class. Today session, first session M.H. Abraham की बुक ग्लोसरी लिटरेरी टर्म्स। आज का सेशन फर्स्ट सेशन है SR कोचिंग क्लास में। ये ग्लोसरी जो बुक है M.H. अब्राहम के द्वारा रिटिन बुक ए ग्लोसरी लिटरेरी टर्म्स। इस बुक के आधार पर आज का सेशन है, लिटरेरी टर्म पर आधारित MCQs है। ये सेशन आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट करिए और इसी बुक पर आधारित आज के क्वेश्चन रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। फर्स्ट सेशन है। पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हम आप सभी लोग जानते हैं, इसका आंसर हम आप सभी जानते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गलतियां जल्दबाजी में हो जाती हैं, तो रिवीजन के बेस पर ये आसान क्वेश्चन रखने होते हैं जिससे हमारे माइंड में एक्चुअली बने रहें। तो स्टार्ट है इस बहुत आसान सरल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और यदि सेशन हमारा पसंद आए तो लाइक और कमेंट करिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए पॉपुलर, जो पॉपुलर बैलेड होते हैं नोन एज, जो पॉपुलर बैलेड हैं इन्हें अन्य और किस नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हीरोइक कपलेट, बी फोक बैलेड अथवा ट्रेडिशनल बैलेड, सी ड्रामेटिक मोनोलॉग, डी पास्टोरल इलेजी। इस प्रश्न का राइट आंसर हम आप सभी जानते हैं और बहुत आसान है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है वी। इस प्रश्न का राइट आंसर है वी। बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। फोक वायलेट अथवा ट्रेडिशनल वायलेट को पॉपुलर या पॉपुलर बैलेड के नाम से भी जाना जाता है। पॉपुलर बैलेड वो बैलेड या फोक बैलेड हम उन बैलेड को मानते हैं जिन्हें एक अपरिचित किसी समय में एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया एक वीर गाथात्मक, एक ऐतिहासिक कथात्मक होती है, उस का वर्णन एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और वो व्यक्ति जो है अपरिचित दर पीढ़ी उसे गाया जाता है या उसको उसकी कहानी को अपने काव्य रूप में जब उसे गाया जाता है तब वो उसका नाम जो है लिखित में नहीं रहता है, वो अपरिचित व्यक्ति हो जाता है। उस अपरिचित व्यक्ति की लिखा या उसके द्वारा गाया गया गीत को, कथा को वो दर पीढ़ी जब उसे गाया जाता है तब वो पारंपरिक तौर से वो उस लोक बैलेड को हम उसे एक पॉपुलर बैलेड या ट्रेडिशनल बैलेड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है वी। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसेंशियल फीचर्स ऑफ पॉपुलर बैलेड? क्या मुख्य विशेषता है जो पॉपुलर बैलेड होता है, उसकी विशेषता क्या रहती है? क्या विशेषता है? ए ऑप्शन It is always written by unknown author. B. It is an orally transmitted song that tells a story. C option. It is a long autobiographical poem. D option. It is a reflective lyric. इसका राइट आंसर क्या है आपके द्वारा बताना है।
इस प्रश्न का राइट आंसर है बी। बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। जो मेन फीचर्स होते हैं, मुख्य विशेषता होती है पॉपुलर बैलेट की, वो मौखिक रूप से संचारित होते थे, मौखिक रूप से गाए जाते हैं, जो एक कहानी को प्रस्तुत करते हैं, काव्य के द्वारा एक गाया जाता है, एक फोक लोकगीत के माध्यम से मौखिक रूप से गाया जाता है, जो एक दूसरे से संचारित होते थे या दर पीढ़ी मौखिक रूप से ही संचार उनका होता था और ये लिखित रूप में नहीं मालूम होते हैं। एक मौखिक रूप से दर पीढ़ी संचारित किए जाते थे और यह कहानी के रूप में दैट टेल्स, जो एक स्टोरी का वर्णन करते हैं, जो एक स्टोरी को एक काव्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, द नैरेटिव टेक्निक ऑफ पॉपुलर बैलेट। जो पॉपुलर बैलेट होते हैं उनकी तकनीक क्या होती है, क्या उनकी वर्णात्मक या वर्णन करने की क्या उनकी विधि थी, क्या उनका तरीका था। जो उनका पॉपुलर बैलेट थे उनका उल्लेख मिलता है, उनका क्या तरीका था। ए ऑप्शन ornate and elaborate, B dramatic, B option dramatic, condensed and impersonal, C philosophical and descriptive, D lyrical and personal। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी ड्रामेटिक, कॉन्डेंस्ड एंड इम्पर्सनल। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बी। इस की जो तकनीक थी, इसका जो तरीका था, वर्णन करने का तरीका था कि पॉपुलर जो बैलेट होते थे एक संवाद के माध्यम से एक दूसरे संवाद जो ओरली मौखिक रूप से गाए जाते थे और वो एक स्टोरी, एक कहानी को वर्णन करते थे, जो दर पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के माध्यम से मौखिक रूप से पारंपरिक तरीके से संचारित किए जाते थे। वो एक भावनात्मक कहानियां होती थी, ऐतिहासिक कहानियां होती थी। उसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, which stanza form is most commonly used in ballad। उसका किस स्टेंजा फॉर्म में मुख्य रूप से सामान्यतः उसका प्रयोग होता था। जो बैलेट जो है किस स्टेंजा फॉर्म में उसका वर्णन होता है, किस स्टेंजा फॉर्म होता था उसका बैलेट। तो बैलेट ए स्पेंसरियन स्टेंजा, बी ओटेवा रीमा, सी बैलेट ए क्वाट्रीन विद अल्टरनेटिंग 4 अथवा 3 स्ट्रेसेस, डी टेरजा रीमा। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए वैलिड स्टेंजा राइम यूजली ऑक्यूर्स इन। एक वैलिड स्टेंजा में जो राइम का प्रयोग होता है अक्यूर इन, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन्स, बी सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स, सी फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स, डी थर्ड एंड फोर्थ लाइन। इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? इसमें राइट आंसर है बी। बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसमें 4 पंक्तियां होती हैं। इसकी तुकबंदी योजना मतलब राइमिंग स्कीम होती है, जो ए बी और सी बी होती है। इसका जो है इसकी जो दूसरी और चौथी पंक्ति
इसकी इसकी जो दूसरी एंड फोर्थ पंक्ति या दूसरी या चौथी लाइन जो है, दूसरी या चौथी लाइन क्या होती है, आपस में तुकबंदी या राइम होती है, आपस में राइम करती है। क्या राइम यूजली क्या होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट, द नैरेटिव स्टाइल ऑफ ट्रेडिशनल बैलेड टिपिकली इंक्लूड, जो ट्रेडिशनल पारंपरिक बैलेड होते हैं उनकी वर्णन का तरीका क्या था, उनका उल्लेख करने का क्या तरीका है, टिपिकली इंक्लूड्स। तो ए ऑप्शन एपिक स्माइल्स, बी एब्रिप्ट ओपनिंग, सी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ सीनरी, डी डायलॉजिक स्ट्रक्चर ओनली। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। क्या इसका राइट आंसर बनेगा, आपको चूज करना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी। यह जो इसकी बैलेड की जो बैलेड जो है, ट्रेडिशनल बैलेड जो है, उसकी वर्णन करने की तकनीक जो थी वो प्रस्तावना या परिचय से संबंधित स्टार्ट नहीं होती थी, वो सीधे कथात्मक पर उसका फोकस होता था और कथात्मक से ही स्टार्ट होती थी, सीधे कथात्मक पर जाती थी और वहीं से उसकी ओपनिंग होती थी। इसका राइट आंसर है बी। वो अपनी जो उसका वर्णन करता है, जिसके माध्यम से संचारित होती है, वो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं का उल्लेख या व्यक्तिगत भावना उसमें इंक्लूड नहीं करता था, या व्यक्तिगत भावना उसमें उसका उल्लेख नहीं करता था। जो कथात्मक, जो कथा का उल्लेख है वही उसमें गाता था, वो अपने कोई विचार उसमें शामिल नहीं करता था। ये इसकी तकनीक थी ट्रेडिशनल बैलेड की। फिर एक बार समझिए, ट्रेडिशनल बैलेड की जो तकनीक थी, जो सीधे कथात्मक पर जाती थी, वो कोई प्रस्तावना या कोई शुरुआत की बात नहीं करता, सीधे कथात्मक पर जाता था और जो गाता था, जिस व्यक्ति के माध्यम से इस लोक गीत को या बैलेड को गाया जाता था, वो अपने उस विचार को व्यक्त नहीं करता था, सीधे कथा को ही वर्णन करता था। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीमेंटल रिपीटेशन इन बैलेड रिफ्रेज। इसका राइट आंसर क्या है, ए रिफ्रेन विथ स्लाइड वेरिएशन दैट एडवांस द स्टोरी, बी रिपीटिंग द सेम line exactly, C adding more characters gradually, D repeating the same stanza throughout। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चुनना है। इन 4 ऑप्शन में राइट ऑप्शन क्या है, इंक्रीमेंटल रिपीटेशन इन बैलेड में। जो बैलेड में इंक्रीमेंटल रिपीटेशन है वो क्या संदर्भित करता है, आपको चूज करना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ए। इस प्रश्न का राइट आंसर है एक काव्य तकनीक जिसका उपयोग एक पारंपरिक गाथाओं या हम कहें एक दर पीढ़ी से दर पीढ़ी या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किया जाता है। इसमें एक पंक्ति या छंद रिफ्रेन को थोड़ा बदलकर दोहराया जाता है और यह कहानी में नया मोड़ लाता है, जिससे कहानी जो है थोड़ी सुंदर बन जाती है। तो इसका राइट आंसर है ए रिफ्रेन विद स्लाइट वेरिएशन
that advance the story. Next प्रश्न, ट्रेडिशनल वायलेट्स ओरिजिनेटेड, जो ट्रांजिशनल वायलेट होते थे, ओरिजिनेटेड वो मूल रूप से क्या है, इसका राइट आंसर क्या है? ओनली इन द रिनेसा, बी ऑप्शन प्रोबेबली इन द लेटर मिडिल एज, सी इन द विक्टोरियन एज, डी इन द क्लासिकल पीरियड। ये प्रश्न जो है, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चुनना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी। बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल वायलेट वर फर्स्ट कलेक्टेड एंड प्रिंटेड इन द 18th century in। ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जामों के लिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? ट्रेडिशनल वायलेट वर फर्स्ट कलेक्टेड एंड प्रिंटेड 18th century in। 18वीं शताब्दी में ट्रेडिशनल वायलेट जो कलेक्टेड हुए थे वो कहाँ प्रिंट किए गए थे? ये इसका आपको चूज करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आपको चूज करना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपने जोश को बढ़ाने के लिए दो लाइनें आपसे कहना चाहेंगे या प्रश्न करना चाहेंगे कि वो मंजिल भी सर झुका देगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तैयारी होगी। वो मंजिल भी सर झुका देगी जब तैयारी दमदार होगी। मुट्ठी में होगी तेरे मुकद्दर, मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किताबों संग तेरी तैयारी होगी, जब किताबों संग तेरी तैयारी होगी। तो इसी लाइनों के साथ फिर स्टार्ट करते हैं अपना एक नया क्वेश्चन। तो पॉपुलर बैलेड आर स्टिल संग इन, जो पॉपुलर बैलेड है, पॉपुलर बैलेड जो है अभी गाया जाता है। इस समय जो पॉपुलर बैलेड है कहाँ गाया जाता है या हमें कहाँ देखने को मिलता है? आपको चुनना है ओनली अर्बन एरियाज, बी ब्रिटिश आइसल्स एंड रूरल एरियाज ऑफ यूएसए, सी इंडिया, डी ओनली जर्मनी एंड फ्रांस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी। ब्रिटिश एंड रूरल क्षेत्रों के यूनाइटेड या यूएसए में अभी ये देखने को मिलता है या अभी ये गाया जाता है पॉपुलर बैलेड। नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इन अमेरिका बैलेड वर रिवाइज्ड बाय। अमेरिका में जो बैलेड हैं, इन अमेरिका बैलेड वर रिवाइज्ड बाय, किसके द्वारा अमेरिका में जो बैलेड हैं रिवाइज किए गए या दोहराए गए? उसका राइट आंसर क्या होगा? फिलोसोफर्स एंड हिस्टोरियंस, बी ल्यूमबरजैक्स एंड काउबॉयज एंड सोशल प्रोटेस्टर, सी यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स, डी ओनली नेटिव अमेरिकन्स। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है। क्या इसका राइट आंसर बनेगा? क्या इसका राइट आंसर है? आपके द्वारा इसे चूज करना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करिए क्या इसका राइट आंसर है आपके द्वारा। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न, विच
20th century, which 20th century folk singers adapted or composed ballad? किस 20th century folk singers adapted or composed ballad? इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है टी.एस. इलियट एंड एजरा पॉइंट, बी वुडी ग्यूथ्रीज, बोब डायलिन, जॉन वेज, सी कीट्स एंड शैली, डी वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज। इस प्रश्न का आपको राइट आंसर चूज करना है। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, बोनी एंड क्लाइड इज क्लोजर टू व्हिच टाइप ऑफ बैलेड? बोनी एंड क्लाइड एक किस प्रकार के बैलेड हैं? आर्काइक फोक बैलेड, हीरोइक पॉपुलर बैलेड, जर्नलिस्टिक ब्रोडसाइड बैलेड एंड मेडिवल मिनिस्ट्रल सॉन्ग। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है आपको चुनना है। तो ये जो बोनी साइड या बोनी एंड क्लाइड की कहानी वास्तविक रूप से जीवन की घटनाओं पर आधारित होती थी, जो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुई थी। अक्सर ब्रोडसाइड बैलेड जो होते हैं एक सनसनीखेज या आपराधिक समसामयिक घटनाओं पर आधारित रिपोर्ट होती थी, जो एक पत्रकारिता के माध्यम से एक शैली होती थी, उसके माध्यम से वर्णित होती थी। तो इसका राइट आंसर है जर्नलिस्टिक एंड ब्रोडसाइड बैलेड, एक सनसनीखेज एक समसामयिक घटना पर आधारित। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रोडसाइड बैलेड? व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ब्रोडसाइड बैलेड? A, complex epic structure, B, printed on one side of a single sheet, C, exclusively romantic themes, D, passed orally from generation to generation। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है। जो व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ब्रोडसाइड बैलेड? जो ब्रोडसाइड बैलेड होते हैं उनकी मुख्य रूप से क्या चित्रात्मक है? आपको चुनना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या है, आपको चूज करना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो बी है। बी, प्रिंटेड ऑन वन साइड ऑफ सिंगल शीट। एक कागज होता था, उस कागज के एक ही शीट पर, एक तरफ कागज की एक ही शीट पर वो छापी जाती थी, और यह 16वीं से 19वीं शताब्दी तक यहाँ बहुत ही लोकप्रिय अक्षर होते थे, जिनमें समसामयिक समाचार और कहानियां गीत के माध्यम से यह बहुत ही प्रचलित थी। तो या इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट, ब्रोडसाइड बैलेड बिकेम वाइडली पॉपुलर ड्यूरिंग विच सेंचुरी? जो ब्रोडसाइड बैलेड बहुत ही फेमस हुए थे वो किस सेंचुरी में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए? तो इसमें राइट आंसर आप चुनना है 12th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। तो आपके द्वारा इसमें राइट आंसर चूज करना है। क्या राइट आंसर
होगा। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिटरेरी वैलेट इज रिटन इन इमिटेशन ऑफ विच फॉर्म। एक जो साहित्यिक वैलेट जो लिखा गया था, जिसकी कॉपी की गई थी, किस फॉर्म में? क्लासिकल ग्रीक ड्रामा, मेडिवल मोरलिटी प्ले, ट्रेडिशनल फोक वैलेट, ह्यूमनिस्ट प्रोज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, आपको चुनना है। क्या राइट आंसर है? तो एक लिटरेरी जो बैलेट है वो लिखा गया, इन इमिटेशन की कॉपी की गई, एक किस फॉर्म में की गई? तो इसका राइट आंसर है सी, ट्रेडिशनल फोक बैलेट। नेक्स्ट, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ए कॉलेज, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के बहुत ही घनिष्ठ मित्र, जिन्होंने लिरिकल वैलेट प्रस्तुत किया, इस में जो इसके लेखक हैं कॉलेज, एक किस फॉर्म में लिखी गई? तो क्या उदाहरण है इसका? प्योर फोक वैलेट, लिटरेरी वैलेट, ड्रामेटिक मोनोलॉग, पिंडारी कोड। और ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनियर इज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, आपको चूज करना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, एक लिटरेरी वैलेट है जो विलियम कॉलेज द्वारा लिखित द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनियर, जो कोई एक पहली कविता है। तो इस कविता को उन्होंने लिटरेरी वैलेट में परफॉर्मेंस या लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न, द पोएम वी आर सेविंग appears in which collection? The poem we are saving, या we are saving एक किस कलेक्शन में लिखी गई, किस कलेक्शन में है, आपको चूज करना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है क्या होगा? और एक जो है प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिरिकल वैलेट, बी पोएम इन 2 वॉल्यूम्स, सी इंडिमियन, डी टिंटन एवी कलेक्शन। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, लिरिकल वैलेट। नेक्स्ट प्रश्न, आई मीट ए लिटिल कॉटेज गर्ल। आई मीट ए लिटिल कॉटेज गर्ल from We Are Saving is an example of। We Are Saving का एक उदाहरण है I meet a little cottage girl। मैं एक छोटी झोपड़ी गर्ल से मिला, लड़की से मिला। एक किसका उदाहरण है? ए इम्पर्सनल नरेशन, बी थर्ड पर्सन नरेशन, सी फर्स्ट पर्सन नरेटर एज एजेंट, डी ओमनीसेंट नरेशन। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? चूज करना है कि इम्पर्सनल नरेशन होगा, या थर्ड पर्सन नरेशन होगा, या फर्स्ट पर्सन नरेटर एज एजेंट होगा। तो इस प्रश्न का क्या आंसर है, आपको चूज करना है। तो इसका प्रश्न का आंसर है सी, फर्स्ट पर्सन नरेटर एज एजेंट। नेक्स्ट प्रश्न, ट्रेडिशनल वैलेट आर यूजुअली नरेटेड इन।
जो पारंपरिक वैलिड होते थे, यूजुअली जो प्रयोग होते थे नैरेटेड या जिसके माध्यम से वर्णन किया जाता था, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इम्पर्सनल मोड। क्या है? ट्रांजिशनल वैलिड आर यूजुअली नैरेटेड इन। इसका राइट आंसर क्या है? जो पारंपरिक गाथा गीत होते हैं, कथात्मक लोकगीत होते हैं, जो कहानियां सुनाते हैं, जैसे ऐतिहासिक कहानियां वस्तुनिष्ठ उपयोग करके या उन्हें काव्य रूप में गाया जाता है, वो ताकि उनका ध्यान केंद्रित रहे। तो इस का जो राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, थर्ड इम्पर्सनल मोड। नेक्स्ट, द टर्म word originally comes from which tradition? The term word originally comes from which traditional? Latin, Celtic, Gaelic, Anglo-Saxon, Norse। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? इस प्रश्न का राइट आंसर कि वर्ड, जो टर्म है वर्ड, ओरिजिनली मूल रूप से वो कहां से आया, किस परंपरा से आया? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? लैटिन, सेल्टिक, गैलिक, एंग्लो सेक्सन, डी, नॉर्स। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? आपके द्वारा इसे चूज करना है। क्या राइट आंसर बनेगा? तो इसका राइट आंसर है बी। गैलिक और सेल्टिक एक पारंपरिक रूप से मध्यकालीन युग में एक पेशावर कवि होते थे, जो राजाओं एवं सरदारों के यहाँ रहते थे और उनकी वंशावलियों को याद दिलाते थे, गाया करते थे, जिससे वो दर पीढ़ी उनकी वंशावलियों को याद रहती थी। तो वे जो गैलिक लोग थे वो एक पेशावर काव्य थे, पेशावर कवि थे। ये राइट आंसर है बी। What was the primary function of the Celtic word? जो शुरुआती फंक्शन होता था सेल्टिक वर्ड का क्या था? मिलिट्री लीडरशिप, डिप्लोमेटिक ड्यूटीज और प्रिजर्वेशन ऑफ ओरल हिस्ट्री, डी, टीचिंग इन स्कूल। जो क्या है? व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेल्टिक वर्ड? जो सेल्टिक वर्ड थे उनका मूल रूप से कार्य क्या था? इनका मुख्य रूप से कार्य था कि जो सेल्टिक वर्ड थे ये एक पेशावर कवि थे, जो अपनी मौखिक काव्य द्वारा उनके वंशावलियों का संचार करते थे और उनके दरबार में रहकर उनकी वंशावलियों को याद दिलाते थे। वो एक मौखिक रूप से याद या संचारित करते थे। तो ये इस प्रकार की जो प्रक्रिया था, इस प्रकार का जो कार्य था, पीढ़ी दर पीढ़ी एक चला आ रहा था और ये राजाओं के यहाँ रहा करते थे या सरदारों के यहाँ रहा करते थे। और इस प्रकार ये जो लोग थे एक पेशावर तरीके से हम समझे कि पेशावर कवि थे। इसका राइट आंसर है डिप्लोमेटिक ड्यूटीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस ग्रे द वर्ड इज रिटन एज होरेशियन ओड, ए पिंडारिक ओड, एन रेगुलर ओड, ए मोक हीरोइक ओड।
थॉमस ग्रे का है द वर्ड, एक जो इस फॉर्म में लिखा गया है, थॉमस ग्रे का द वर्ड है, एक किस में लिखा गया है, एक होरेशियन ओड, एक पिंडोरी कोड एंड ए रेगुलर ओड, ए मोक हीरोइक कोड। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है आपको चूज करना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है थॉमस ग्रे का जो द वर्ड है पिंडारिक कोड में लिखा गया है। क्या है? पिंडारिक कोड में लिखा गया। पिंडारिक कोड जो है एक यूनानी कवि है, एक यूनानी कवि पिंडार के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ, जो एक बहुत बड़े यूनानी कवि रहे, पिंडार नाम से, उनका नाम पिंडार था। वो अपने समय में बहुत फेमस कवि रहे थे, उन्हीं के नाम पर ये पिंडारिक ओड कहा जाने लगा। ये जो ओड होता है स्ट्रॉफ एंड एंटी स्ट्रॉफ एंड इपोड होते हैं। इस ओड में क्या होते हैं? स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड इपोड क्या होते हैं? स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड इपोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a key features of a folk ballad? एक जो विशेषता थी फोक बैलेड की, क्या विशेषता थी या किसके अनुसार फोक बैलेड है? हाईली सोफिस्टिकेटेड डिक्शन, बी कॉम्प्लेक्स प्लॉट स्ट्रक्चर, सी सिंपल लैंग्वेज, सी सिंपल लैंग्वेज एंड इंक्रीमेंटल रिपीटेशन, डी अनराइमेड फ्री वर्स। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आपको चूज करना है। क्या राइट आंसर बनेगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी। सी राइट आंसर है। एक साधारण भाषा के माध्यम से ये गीत जो है गाए जाते थे, और इसलिए इसकी जो आम जो है बोलचाल भाषा होती थी, आम बोलचाल की भाषा में ये जो है फोक बैलेड गाए जाते थे, या इलिटरेट असभ्य लोगों के बीच में भी अक्सर ये प्रस्तुत किए जाते थे। तो इसका राइट आंसर है सी। ओवर टाइम द टर्म वर्ड हैज कम टू मीन्स। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है कि ओवर टाइम द टर्म वर्ड हैज कम टू मीन्स ए कॉर्ड फिलोसोफर, बी एनिक्विट ऑफ स्पेशल डिस्टिंक्शन, सी ड्रामाटिस्ट ओनली, डी पॉलिटिकल हिस्टोरियंस। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है। क्या राइट आंसर बनेगा? तो क्या राइट आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, द टर्म वर्क वाज ओरिजिनली यूज्ड बाय आर्ट हिस्टोरियंस टू डिस्क्राइब। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा आपको चूज करना है। ए ऑप्शन सटाइल एंड मिनिमलिस्ट आर्ट, बी रियलिस्टिक एंड क्लासिकल ग्रीक आर्ट, सी ग्रेंडियस इलेबोरेट एनर्जेटिक स्टाइल, डी प्योरली रिलीजियस पेंटिंग्स ओनली। तो क्या राइट आंसर है इस प्रश्न का आपको चूज करना है। क्या राइट आंसर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क स्टाइल यूज क्लासिकल फॉर्म ऑफ रिनेस्टिक वर्ड। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन रिजेक्ट्स,
them completely, breaks and intermingles them for dramatic effect, makes them uniform and simple, D uses only geometric shape। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, आपको चूज करना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, breaks and intermingles them for dramatic effect। नेक्स्ट क्वेश्चन, in literature the term birth may refer to simple and plain prose, B any elaborately formal and magniloquent style, C only medieval romance, D purely and modernist poetry। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, आपको चूज करना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, इस प्रश्न का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, द Barque style is most closely associated with which poets, Spenser and Chaucer, Shakespeare and Ben Jonson, Shakespeare and Ben Jonson, Marino and Bongero, ड्राइडन एंड पोप। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा, इसका राइट आंसर है सी। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी। इन इंग्लिश लिटरेचर द टर्म वर्क्यू इज मोस्ट appropriately applied to। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, इस प्रश्न का राइट आंसर है जॉन डन यूनिफॉर्मली, बी रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक्स मोनोलॉग, सी रिचर्ड क्रेसिव इलेबोरेट स्टाइल एंड रिलीजियस इमोशनलाइज्म, डी जॉन मिल्टन पॉलिटिकल। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपको चूज करना है क्या राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है सी। तो आज के सेशन में इस एमएच अब्राहिम बुक के 30 क्वेश्चन ये फर्स्ट सेशन था। आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में प्रस्तुत करेंगे 30 क्वेश्चन। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।